यहाँ पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है डिफॉर्मिटीज़ एंड दिस मैनेजमेंट। जो डिफॉर्मिटीज़ होती है अपनी बॉडी में उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके मैनेजमेंट के बारे में भी देखेंगे। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में बनाएंगे क्योंकि एक वीडियो के अंदर काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो डिफॉर्मिटी क्या होती है? डिफॉर्मिटी अपन को ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर देखने को मिलती है, किसी भी जॉइंट में या फिर किसी भी बोन के अंदर देखने को मिलती है, जिस कारण से जो पेशेंट होता है उसका पोस्चर, उसका गेट, ये सब अपन को चेंज देखने को मिलता है। तो डिफॉर्मिटीज़ के बारे में अपन पढ़ते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो डिफॉर्मिटीज़ के कॉजेज़ यहाँ पे आते हैं। डिफॉर्मिटीज़ में अराइज फ्रॉम एन अबनॉर्मलिटी इन बोन, जॉइंट और सॉफ्ट टिश्यूज। तो अगर अपनी बॉडी के अंदर जो भी बोन, जॉइंट एंड जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इनके अंदर किसी भी तरह की अबनॉर्मलिटी आ जाती है, मतलब जो बोन, जॉइंट, जो सॉफ्ट टिश्यूज है इनका फंक्शन चेंज हो जाए और किसी भी कारण से ये अबनॉर्मल हो जाए, तो उस कारण से अपनी बॉडी के अंदर आती है डिफॉर्मिटीज़। तो बोन के अंदर किस तरह की डिफॉर्मिटीज़ अपन को देखने को मिल सकती है, वो है माल यूनाइटेड फ्रैक्चर। मतलब जो फ्रैक्चर हो गया उसके बाद उसको यूनाइट हो रहा था, मतलब फ्रैक्चर का जुड़ना। अगर जो फ्रैक्चर है वो ठीक तरीके से नहीं जुड़ा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया, तो उसे अपन यहाँ पे कहते हैं माल यूनाइटेड फ्रैक्चर। ठीक है। और जॉइंट के अंदर आ सकता है ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द नी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस, जो कि अपन को जॉइंट के अंदर देखने को मिलता है, ये बोन्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर आता है क्लब फुट। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुछ कॉजेज। तो ये कॉजेज क्यों होते हैं? तो यहाँ पर है डिसलोकेशन के कारण, मसल्स के इम्बेलेंस के कारण, मसल टेंटरिंग के कारण, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चर ऑफ फेसिया के कारण, सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रेक्शन, पोस्चरल चेंजेस, इन सब के कारण अपन को डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। तो इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मे बी आइदर कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। तो जो डिफॉर्मिटीज़ होती है ये, तो ये दो तरीके से हो सकती है अपनी बॉडी के अंदर। एक तो है कंजेनाइटल एंड सेकंड है एक्वायर्ड। तो ये काफ़ी ईजी से चैप्टर, बस थोड़ा सा बड़ा होगा। तो डिफॉर्मिटीज़ के अंदर अपन ने पढ़ा यहाँ पे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होते हैं और एक एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ होती है। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ का मतलब वो है जो अपन बच्चे जो होते हैं वो जन्म से लेके आते हैं, मतलब वो माँ से ही जो कंजेनाइटल होते हैं डिफॉर्मिटीज़, मतलब जो अपने माँ से ही अपनी जो डिफॉर्मिटीज़ है वो लेके आया है उस जगह से। एक्वायर्ड का मतलब है कि जो बच्चा हुआ है, बच्चे के होने के बाद किसी भी कारण से अगर उसको डिफॉर्मिटी हो जाती है जिसके अंदर माँ इंक्लूड नहीं है, तो उससे अपन कहते हैं एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी। तो इन दोनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी को भी फिर यहाँ पे क्लासीफाई किया है। फर्स्ट तो यहाँ पर है डिफॉर्मिटीज़ अराइजिंग एट द जॉइंट, जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटीज़। उसके बाद डिफॉर्मिटीज अराइजिंग इन द बोन, बोन के अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ होती है वो। तो यहाँ पर है जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटीज अराइजिंग एट द जॉइंट, तो इसके अंदर भी आते हैं डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन, मसल इम्बैलेंस, जो कि अपन ने इसमें देखा था डायग्राम में, ये है डिसलोकेशन। सबलक्सेशन भी इसके जैसा ही होता है। उसके बाद मसल इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा, टेंटरिंग और कॉन्ट्रेक्चर ऑफ मसल्स एंड टेंडन अपन को देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, फेस या सॉफ्ट टिश्यूज का इनका कॉन्ट्रेक्चर अपन को देखने को मिल रहा है। उसके बाद आर्थराइटिस भी अपन को देखने को मिलता है जिस कारण से डिफॉर्मिटीज़ होती है। पोस्चर एंड कुछ अननोन फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है डिफॉर्मिटीज़ अराइजिंग इन अ बोन, बोन के अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ होती है वो किस कारण से हो सकती है, वो है फ्रैक्चर, बोन डिजीज एंड अबनॉर्मल बोन ग्रोथ। तो इन सब के बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, जो कि अपन ने देखा था डिफॉर्मिटीज़ दो तरह से हो सकती है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल अपन स्टार्ट करते हैं। तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ का मतलब यही है जो बच्चा है वो बर्थ से ही डिफॉर्मिटीज़ लेके आया है, उसे अपन ने कहा है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़। तो डिफॉर्मिटीज़ और माल फॉर्मेशन प्रेजेंट एट बर्थ, जो कि डिफॉर्मिटीज़ एंड माल माल फॉर्मेशन जो होता है वो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है, जिसको अपन ने कहा है कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज। इसके अंदर एग्जांपल है क्लब फुट। तो क्लब फुट क्या होता है ना, क्लब फुट के अंदर जो बच्चे के जो पैर होते हैं वो इस तरह से हो जाते हैं। नॉर्मल क्या होते हैं, नॉर्मल इस तरह से होने चाहिए थे, बिल्कुल ऐसे फर्श पे रखे हुए, लेकिन वो इस तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर जो थंब है वो ऊपर की तरफ है और जो फिंगर है वो नीचे की तरफ।
मतलब ये इस तरह से, ये अपन को इस तरह से होनी चाहिए, तो इसको अपन कहते हैं नॉर्मल, लेकिन ये होगी इस तरह से, तो इसको अपन कहेंगे क्लब फुट। तो क्लब फुट क्या होता है? फुट इज ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप। तो जो फुट होता है वो थोड़ा ट्विस्ट कर जाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर सम ऑफ दिस माल फॉर्मेशन थ्रू प्रेजेंट एट बर्थ में बिकम अपेरेंट ओनली लेटर इन लाइफ। तो क्या होता है ना, जो डिफॉर्मिटीज़ होती है या फिर माल फॉर्मेशन जो होता है, मतलब यहाँ पे माल फॉर्मेशन की बात हो रही है, वो जन्म से ही होती है बच्चे के अंदर, लेकिन अपन उसको देख नहीं पाते, वो है ना कुछ सालों बाद या फिर कुछ महीनों बाद अपन को देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा अपन को थोड़े टाइम बाद देखने को मिलता है बच्चे के अंदर ही, ये भी कंजेनाइटल ही है, लेकिन अपन को बाद में देखने को मिलता है इसलिए। तो ये क्या होता है ना, स्पाइना बाइफिडा के अंदर बेबीज स्पाइनल कोड फेल टू डेवलप प्रॉपरली। जो बच्चे की जो स्पाइनल कोड होती है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, जिस कारण से अपन को स्पाइना बाइफिडा देखने को मिलता है। स्पाइना बाइफिडा को अपन आगे चल के फिर अलग से वीडियो में बनाएंगे पूरा। उसके बाद यहाँ पर है द डिफॉर्मिटी में बी सीवियर एंड इनकम्पेटिबिलिटी विथ लाइफ। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कुछ ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है बच्चे किसी बच्चे के अंदर, जैसे कि ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कंजेनाइटा। इसको अपन कहते हैं ब्रिटल बोन डिजीज। इसके अंदर जो बोन्स होती है बच्चे की वो बार बार जल्दी जल्दी टूटने लग जाती है, थोड़ा भी फोर्स के कारण। तो ये भी अपन ने पढ़ा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है द अंडरलाइनिंग पॉजिटिव फैक्टर्स में भी, कुछ अंडरलाइनिंग पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज अपन को देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 तरह के दे रखे हैं। फर्स्ट है जेनेटिक नॉर्मलिटीज़, जिस कारण से भी अपन को डिफॉर्मिटी या फिर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगी। उसके बाद है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और एक के अंदर है कंबाइंड, मतलब ये दोनों। तो कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ के अंदर अपन को देखने को मिलेगा डायफिजियल एक्लासिया, ये अपन को देखने को मिलेगा जेनेटिक के अंदर, मोनगोलाइज्म ETC एक्सेट्रा। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अपन को देखने को मिल सकते हैं फोकोमिलिया। उसके बाद कंबाइंड के अंदर आएगा जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल दोनों तरह के, जिसके अंदर एग्जांपल लिखा हुआ है कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप या फिर क्लब फुट। क्लब फुट अपन ने देख लिया, और कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप के अंदर जो हिप होता है वो ठीक से बना हुआ नहीं होता, उसके अंदर अबनॉर्मलिटीज आ जाती है। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया अभी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़। उसके बाद यहाँ पर आता है अब एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़। तो अभी अपन ने यहाँ पर देखा था कि एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ के अंदर भी 2 तरह के आते हैं। एक तो है डिफॉर्मिटीज़ अराइजिंग एट द जॉइंट, उसके बाद आता है डिफॉर्मिटी अराइजिंग इन अ बोन। तो अपन पहले फर्स्ट वाला देखेंगे, डिफॉर्मिटीज़ अराइजिंग एट द जॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफॉर्मिटीज अराइजिंग एट द जॉइंट वाला अपन देखेंगे। द जॉइंट में बिकम डिफॉर्म्ड, जो जॉइंट होता है वो डिफॉर्म बन जाता है, किस कारण से? बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स दिए हुए हैं जिस कारण से जॉइंट है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज अपन को देखने को मिलती है, वो डिफॉर्म्ड बन जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। अपन ने काफ़ी बार डिस्कस किया है पहले के वीडियो के अंदर कि डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन क्या होता है। तो ये एक नॉर्मल जॉइंट होता है, जो इसके ऊपर वाली बोन एक नीचे वाली बोन दोनों का एंड मिलकर यहाँ पर जॉइंट बनाते हैं। तो अगर ये जॉइंट किसी भी फोर्स के कारण इस जॉइंट के अंदर कुछ गड़बड़ होती है, तो कभी कभी जॉइंट अपन को इस तरह से देखने को मिलता है, कभी कभी इस तरह से देखने को मिलता है। तो सबलक्सेशन का मतलब क्या है ना, ये जॉइंट है ये अपनी जगह से हट तो गया है, लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्टैक्ट है। लेकिन डिसलोकेशन के अंदर इन दोनों बोन्स के बीच में किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रहता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो इसको अपन कहते हैं डिसलोकेशन और इसको कहते हैं अपन सबलक्सेशन। ओके, तो दिस में भी, तो जो ये डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन है उसके बारे में बात हो रही है। दिस में भी ट्रोमेटिक एंड पैथोलॉजिकल। जो डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन है वो ट्रोमेटिक हो सकता है या फिर पैथोलॉजिकल हो सकता है। ट्रोमेटिक के अंदर आता है मोस्ट डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन अपन को देखने को मिलेगा, और पैथोलॉजिकल हो सकता है फॉलोइंग एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस। तो एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस के कारण पैथोलॉजिकली यहाँ पे डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन अपन को देखने को मिल सकता है। तो इसके भी 2 कोर्स हो सकते हैं, ट्रोमेटिक एंड पैथोलॉजिकल। फिर यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है जिसके अंदर यहाँ पे जॉइंट बताया हुआ है, उसके डिसलोकेशन बताया हुआ है, और उसके कारण होने वाली डिफॉर्मिटीज यहाँ पे बताई हुई है। तो शोल्डर के अंदर इंटीरियर डिसलोकेशन होता है, तो डिफॉर्मिटी आएगी यहाँ पे अबडक्शन की। एल्बो का डिसलोकेशन होता है पोस्चरली, तो उसके कारण यहाँ पे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिलेगी।
अगर हिप के अंदर पोस्टीरियर एंड एंटीरियर डिसलोकेशन होता है तो पोस्टीरियर के अंदर आपको फ्लेक्शन, अबडक्शन, इंटरनल रोटेशन देखने को मिलेगा, और एंटीरियरी हिप का डिसलोकेशन होता है तो उसके कारण से अपन को अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन देखने को मिलेगा। और नी का होता है अगर नी जॉइंट के अंदर तो उसके अंदर अपन को फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एंकल के अंदर अपन को वेरियस देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट वाला हो गया अपना डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन। उसके बाद यहाँ पे आता है मसल इम्बैलेंस। तो मसल इम्बैलेंस के अंदर क्या होगा ना, ऑल जॉइंट आर स्पेंड बाय टू ऑपोजिंग ग्रुप ऑफ मसल। तो हर एक जॉइंट के अंदर क्या होता है ना, टू ऑपोजिंग ग्रुप ऑफ मसल्स अपन को देखने को मिलती है जो कि उसको मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है ना, दिस मसल्स मेंटेन अ बैलेंस सो दैट द जॉइंट कैन बी कीप्ड इन एनी पोजिशन। तो अपना जो भी जॉइंट होता है ना उसके आसपास मसल्स होती है, और जो मसल्स क्या है ना उस जॉइंट को अपनी बैलेंस करके रखने का काम करती है। अगर वो किसी भी पोजीशन में जाता है जॉइंट तो उसी पोजीशन में उसको मेंटेन करने का काम करती है मसल्स। ये उसका वो नॉर्मल वर्क यही होता है। लेकिन अगर कुछ डिजीज हो जाती है तो उस कारण से क्या होगा, इन सम डिजीजेज, कुछ डिजीज या फिर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है जिस कारण से क्या होता है ना, इसके अंदर इम्बेलेंस आ जाता है। Any imbalance action of muscles may hold the joint in a particular position। तो नॉर्मल तो क्या होता है, ये जॉइंट ये इस तरह से है जॉइंट, अगर ये ऊपर थोड़ा जाएगा या फिर नीचे जाएगा जॉइंट तो ये हर एक पोजीशन में मेंटेन करके रखेगी इसकी मसल्स, जो मसल्स यहाँ पर होगी। लेकिन डिजीज होने के बाद क्या होगा, या फिर इम्बैलेंस होने के कारण क्या होगा ना, जो अपना जॉइंट है वो एक ही पोजीशन में रहेगा, पर्टिकुलर एक ही पोजीशन में रहेगा, वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, और मूव करेगा तो उसको पेन होगा। तो ये होता है मसल इम्बैलेंस। With time, the other soft tissues around the joint also contact and prevent the joint from returning to its न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब है जो उसकी जॉइंट की नॉर्मल पोजीशन है उसमें। तो समय के साथ साथ क्या होता है ना, तो मसल तो इम्बैलेंस हो गए, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जॉइंट के आसपास उनका भी वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और वो प्रिवेंट करेंगे जॉइंट को। जॉइंट के अंदर जो न्यूट्रल पोजीशन होती है उसको प्रिवेंट करेंगे, मतलब उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उस पोजीशन में नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज है उसके कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो मसल्स वगैरह वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, तो जॉइंट जैसा होता है वो वैसे रह जाता है, मतलब वो नॉर्मल पोजीशन में रह जाता है, जिसको अपन ने यहाँ पे डिफॉर्मिटी नाम दिया है। द मसल्स इम्बैलेंस में अराइज फ्रॉम पैरालिसिस ऑफ अ ग्रुप और ओवर एक्टिविटी। तो मसल इम्बैलेंस के कारण यहाँ पे आपको पैरालिसिस देखने को मिल सकता है, ओवर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। जैसे पैरालिसिस का एग्जांपल है पोलियो, ओवर एक्टिविटी का एग्जांपल है स्पास्टिसिटी इन सीपी, सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर। तो ये यहाँ पे होता है मसल इम्बैलेंस। ओके, ये सेकेंड वाला। फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड आता है टेटरिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चर ऑफ मसल्स एंड टेंडन। मसल्स एंड टेंडन का कॉन्ट्रेक्चर और उनकी टेंडरिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइंट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल्स एंड इलोंगेट ऑफ ऑपोजिंग ग्रुप। तो नॉर्मल मूवमेंट कैसे होता है, नॉर्मल मूवमेंट में क्या होता है ना, एक ग्रुप का मसल्स के एक ग्रुप का तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक दूसरी वाली जो ग्रुप होती है या फिर मतलब उसकी ऑपोजिंग जो ग्रुप की जो मसल्स होती है ना उसका इलोंगेशन होता है, जब जाके वो नॉर्मल मूवमेंट हो पाता है अपनी बॉडी के अंदर। टू एंड प्रो ग्रीडिंग ऑफ टेंडन आल्सो हैपन इन दिस प्रोसेस। तो इन दिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है ना, जो टेंडन होते हैं उनके टू एंड प्रो ग्रीडिंग प्रोसेस अपन को देखने को मिलता है। उसके बाद है यहाँ पर इफ़ बाय सम डिजीजेस, और अगर कुछ मान लो कुछ डिजीजेस हो जाती है जिस कारण से मतलब डिफॉर्मिटीज़ आ रही थी, तो यहाँ पे क्या होगा ना, इन इफ़ बाय सम डिजीजेस, अगर कुछ डिजीजेस हो जाती है तो दिस फंक्शंस आर इंटरप्टेड, द जॉइंट इज प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग फुल रेंज। तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ डिजीजेज हो जाती है जिस कारण से वहाँ पे जो फंक्शन है मसल्स का, टेंडन्स का, वो इंटरप्ट हो जाता है, मतलब वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता, जिस कारण से जो जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है, मतलब जितना जो पेशेंट हाथ उठा, मान लो किसी हाथ में हो गया तो पेशेंट जितना हाथ उठा पा रहा था उतना नहीं उठा पाएगा, मतलब एक तरह से उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगी, मतलब फुल रेंज में अपने हाथ को लेके नहीं जा पाएगा। यहाँ पर अपन ने हाथ का एग्जाम्पल दिया है। तो इस कारण से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड टेंडन के कारण रेंज ऑफ मोशन यहाँ पर अपन को कम देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, द मसल्स और टेंडन में गेट टेंडर टू द अंडरलाइनिंग बोन
जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है टेंडरिंग ऑफ क्वाड्रिसेप्स ऑफ द फीमर इन द फ्रैक्चर। क्वाड्रिसेप्स की टेंडरिंग यहाँ पे बताया हुआ है फीमर के फ्रैक्चर्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे द मसल्स में गेट कॉन्ट्रैक्ट, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जैसे कि वॉल्क मार्क इस्टेमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपको देखने को मिलता है। ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स ऑफ फोरआर्म लीडिंग टू फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्चर ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज अदर देन मसल्स अपार्ट फ्रॉम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अदर सॉफ्ट टिश्यूज, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है स्किन, डी फेसिया, इन सब का एग्जांपल है इन सब का कॉन्ट्रैक्चर। उसके बाद है यहाँ पर मैं अमाउंट फ्रॉम द डिफॉर्मिटीज, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पाल्मर एपोन्यूरोसिस में पुल द मेटाकार्पोफेलेंजियल एंड प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट ऑफ वन और मोर फिंगर, जिसको यहाँ पे डुपाटेंट कॉन्ट्रैक्चर कहा जाता है। इसके ऊपर एग्जांपल में देखेंगे इस तरह से ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर हो रहा है और फेसिया का, ये वो इस तरह से अपन को देखने को मिलता है फिर यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है वो है आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जॉइंट डिफॉर्म्ड में रिजल्ट फ्रॉम आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस के कारण भी यहाँ पर जॉइंट डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है। और तो फिर यहाँ पर है मतलब जॉइंट की डिफॉर्मिटीज के कारण अपन को आर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। दिस में अकर्स, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सस्टेन्ड स्पाज्म ऑफ ग्रुप ऑफ मसल्स इन रेस्पॉन्स टू पेन। पेन के रेस्पॉन्स के कारण वहाँ पे अपन को स्पाज्म देखने को मिलता है ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर, जिस कारण से भी अपन को ये सब देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक लिगामेंट, कार्टिलेज एक्सेट्रा बाय द आर्थराइटिक प्रोसेस। तो इस कारण से क्या होता है लिगामेंट, कार्टिलेज, इन सब का डैमेज भी देखने को मिलता है। तो लिगामेंट और कार्टिलेज के कारण अपन को डैमेज होने के कारण अपन को यहाँ पर डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। उसके बाद आता है यहाँ पे पोस्चर। तो पोस्चर में क्या होता है ना हैबिचुअल कीपिंग ऑफ द जॉइंट इन डिफॉर्म्ड पोजीशन में रिजल्ट इन डिफॉर्मिटी। अगर मान लो कोई पेशेंट है वो अपने जो जॉइंट है उसको ठीक जगह पे रख नहीं रहा है, मतलब वो उसको हैबिचुअल उसने कर लिया है, मतलब नॉर्मल होना चाहिए था लेकिन उसने अब नॉर्मली यूज़ करना शुरू कर दिया उसको, जिस कारण से अपन को डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है लेटरल डेविएशन ऑफ द ग्रेटर टो का लेटरल डेविएशन, जिसको अपन कहते हैं हेलस वेल्गस, जो कि अपने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। दिस सीन इन अ वुमन हु वियर नैरो पॉइंटिंग हाई हील शूज। जो औरतें हाई हील शूज पहनती है जिसके अंदर जो नैरो एरिया होता है, जिस कारण से भी यहाँ पे अपन को पोस्चर के अंदर वहाँ जो फुट की है वो डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है। उसके बाद कुछ अननोन फैक्टर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो है सम डिफॉर्मिटीज ऑफ जॉइंट रिजल्ट्स फ्रॉम नो अपरेंट रीजन। सम डिफॉर्मिटीज, कुछ डिफॉर्मिटीज ऐसे होते हैं जिसके कारण जॉइंट रिजल्ट्स फ्रॉम नो अपरेंट रीजन होते हैं, जिसके एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है नॉकनी डिफॉर्मिटी। नॉकनी डिफॉर्मिटीज के अंदर अपन को इस तरह से देखने को मिलता है, अपन को पता नहीं हो क्यों क्या, जिसको यहाँ पे अपन कह सकते हैं जेनोवेल्गम कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन ऑफ्टन हैज़ नो कॉज। तो ये अपन को बच्चों के अंदर देखने को मिल सकता है जिसके अंदर अपन को किसी भी तरह का कोई कॉज देखने को नहीं मिलता। तो इस कारण से अपन ने इसको कहा है अननोन फैक्टर्स। अननोन फैक्टर्स के अंदर अपन ने इसको डाला हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसका सेकेंड डिवाइड अपन ने किया था, डिवाइडेशन किए थे दो, एक तो जॉइंट का एक था बोन का। तो सेकंड आता है डिफॉर्मिटी अराइजिंग इन अ बोन। बोन के अंदर कौन सी डिफॉर्मिटीज होगी, किस कारण से होगी, वो है इसके कुछ मेजर कॉज दिए हुए हैं यहाँ पे तीन। फ्रैक्चर किसी भी बोन का फ्रैक्चर, बोन की डिजीजेस और अबनॉर्मल ग्रोइंग, बोन की अबनॉर्मल ग्रोथ। तो फ्रैक्चर्स के अंदर क्या होता है ना, तो फ्रैक्चर तो काफ़ी ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज है डिफॉर्मिटी का। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ अ बोन। इसके बाद दिस रिजल्ट्स व्हेन अ फ्रैक्चर्स यूनाइट इन अ माल अलाइंड पोजीशन। अगर मान लो जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर होने के बाद उसको यूनाइट होता है, मतलब उसकी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके जोड़ने के लिए। अगर जो फ्रैक्चर है वो अगर अपनी सही अलाइनमेंट में नहीं जुड़ा है, मतलब वो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जुड़ गया है, तो उसको अपन कहते हैं माल अलाइंड पोजीशन। तो अगर इस कारण से भी वहाँ पे अपन को डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है। अगर वो जो फ्रैक्चर है मतलब फ्रैक्चर हो गया तो उसके बाद जो बोन है अगर वो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाती है तो उस कारण से। उसके बाद यहाँ पे बोन डिजीजेज, कुछ बोन डिजीजेज है जिसके कारण से अपन को डिफॉर्मिटीज देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। वो है सम डिजीजेज ऑफ द बोन रिजल्ट्स इन अ शॉर्टनिंग एंड बिल्डिंग ऑफ बोन। तो इस कारण से अपन को यहाँ पे जो
सॉफ्टनिंग देखने को मिल सकती है और बेंडिंग अपन को देखने को मिल सकती है बोन्स के अंदर डिजीजेस के कारण, मतलब सॉफ्ट हो जाएगी और बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स ऑफ अननोन इटियोलॉजी। तो मेटाबॉलिक के अंदर आता है रिकेट्स, ओस्टोमलासिया। इंडोक्राइन के अंदर आता है पैराथायरॉयड ओस्टोडाइट्रोपी, क्रसिंग सिंड्रोम अपन को देखने को मिल सकता है इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर। उसके बाद है पेगेट डिजीज, फाइब्रस डिस्प्लाजिया, सेलाइन ओस्टियोपोरोसिस, ये सब अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है अबनॉर्मल बोन ग्रोथ, थर्ड वाला। तो अबनॉर्मल बोन ग्रोथ की होगी अनइवन ग्रोथ अकरिंग एट द एपिफेजियल प्लेट। अगर एपिफेजियल जो प्लेट है अगर उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, अनइवन ग्रोथ हो रही है, जिस कारण से अपन को अननॉर्मल बोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आगे की तरफ, द कॉमन कॉज ऑफ अनइवन ग्रोथ एट द एपिफेजियल प्लेट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ कॉमन कॉजेज अपन को बताया हुआ है अनइवन ग्रोथ होने के, कि किस कारण से जो एपिफेजियल प्लेट है उसके अनइवन ग्रोथ हो रही है। तो वो है कर्सिंग फ्रैक्चर, इन्फेक्शन, ट्यूमर एंड डिस्प्लाजिया। तो इसके अंदर क्या होता है ना, इस तरह के फ्रैक्चर्स के अंदर जब एपिफेजियल प्लेट इन्वॉल्व होती है, जैसे कि अपन को सेल्टर्स एंड हेरी से एपिफेजियल इंजरीज के अंदर देखने को मिला था, मतलब जहाँ पे एपिफेजियल प्लेट होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है, मतलब वो डैमेज हो जाती है, जिस कारण से वहाँ पे अनइवन ग्रोथ होती है। उसके बाद इन्फेक्शन के अंदर भी यही सब होता है। इन्फेक्शन फ्रॉम अ नियर बाय ओस्टोमलासिया और आर्थराइटिस स्प्रेडिंग टू द एपिफेजियल प्लेट एंड डैमेजिंग इट। तो अगर मान लो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ओस्टोमलासिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, जिस कारण से वो धीरे धीरे स्प्रेड करता हुआ एपिफेजियल प्लेट तक चला जाता है और वहाँ पे डैमेज स्टार्ट कर देता है, जिस कारण से अपन को वहाँ पे डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। ट्यूमर के अंदर भी ग्रोथ ऑफ द नियर बाय एपिफेजियल प्लेट है वो खराब होने लग जाती है, जिस कारण से डिफॉर्मिटीज़ अपन को देखने को मिलती है। इसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे डिस्प्लासिया के अंदर क्या होता है ना, इन सब एपिफेजियल डिस्प्लासिया अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द एपिफेजियल रिजल्ट्स इन जॉइंट डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर भी यही है, जो एपिफेजियल है वो डैमेज हो रही है, उसके अंदर अनइवन ग्रोथ हो रही है, जिस कारण से यहाँ पर जॉइंट डिफॉर्मिटीज अपन को देखने को मिलेगी। तो इसके बाद आते हैं इसके डिफॉर्मिटीज़ के मैनेजमेंट, मतलब इसके ट्रीटमेंट, जो कि अपन अब देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।